हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विस्तार ऑफ एजुकेशन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे होंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर ऑफ सेकंड बुक, जिसका नाम है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। सबसे पहले तो हम इस चैप्टर के नाम को ही समझ लेते हैं, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। जैसा कि आपको नाम दिख रहा है, चैलेंजेस का मीन्स होता है चुनौतियाँ। किस तरीके की चुनौतियाँ हमने फेस करी किसको बिल्ड करने में? एक नेशन को बिल्डिंग। नेशन का मतलब है हमारा राष्ट्र, और बिल्डिंग मीन्स होता है उसका निर्माण करना, बनाना किसी भी चीज़ को। तो यहाँ पर बात हो रही है नेशन को बिल्ड करने की, नेशन के निर्माण की। तो नेशन के निर्माण में कौन सी चुनौतियाँ हमने फेस करी आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब हमें आज़ादी मिली ब्रिटिशर्स के रूल से, तो उस टाइम पर हमने अपने राष्ट्र को, अपने देश को, अपने भारत देश को किस तरीके से बनाया और उसको बिल्ड करने में हमने कौन सी चैलेंजेस हमने फेस किए, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। मैंने इस पूरे चैप्टर को कुछ शॉर्ट पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये हमारा पार्ट 1 होगा और मैंने शॉर्ट वीडियोज़ ही बनाई है ताकि आपको ईज़िली ये चीज़ें समझ में आ जाएँ, और जो मेन टॉपिक्स हैं उन पर हमने ज़्यादा एम्फेसिस डाला है। तो जैसा कि आपको ये हमारा बुक का फर्स्ट ही चैप्टर है। अब हमें चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम चलते हैं अपने पास्ट में, अपनी हिस्ट्री में। साल था 1947, दिन था 15 अगस्त, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी। हम सभी जानते हैं भाई 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था। जैसा कि हम एरा, ये सच में हम सभी देशवासियों के लिए और उस समय पर एक न्यू एरा का ही हमारे लिए एक न्यू एरा ही था ये, कि हमें आज़ादी मिली इतने सालों के बाद। ब्रिटिशर्स से फाइनली हम आज़ाद हुए और सेलिब्रेशन था हर जगह, सभी लोग बड़े खुश थे। सल्यूट हो रहा था हमारे फ्रीडम फाइटर्स को। आखिरकार 200 सालों के ब्रिटिश रूल का जो था वो इंडिया पर एंड हो गया था। 200 सालों का जो ब्रिटिश रूल था वो हमारे देश से ख़त्म हो चुका था। हमारे फ्री इंडिया के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे वो जवाहरलाल नेहरू जी बने थे। 14-15 अगस्त की मिडनाइट को, 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि, मिडनाइट मतलब आधी रात को 12 बजे, जो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग, तभी उन्होंने एक बैठक बुलाई वहाँ पर। और नेहरू जी ने उस समय पर बहुत ही फेमस एक स्पीच दी थी 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीन संविधान सभा, जिन्होंने हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको बनाने में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली और कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, तो उसमें डिटेलिंग में आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी। तो नेहरू जी ने दी, जिसका नाम था ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी। ये जो स्पीच थी ये सबसे फेमस स्पीच मानी जाती है हमारे नेहरू जी की, और ये आपको ज़रूर लिख लेनी है और याद कर लेनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा बोर्ड के एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। इसको हिंदी में कहा जाता है भाग्य वधू से चिर प्रतिष्ठित भेंट। तो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी मीडियम में, वो ज़रूर इसको लिख लीजिएगा, भाग्य वधू से चिर प्रतिष्ठित भेंट। और इंग्लिश में है इसका नाम ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं साथ के साथ आपको बताते चलूँगी। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप नोट डाउन कर लीजिए। एक रजिस्टर और पेन पेंसिल अपनी लेकर बैठिए और साथ के साथ नोट डाउन करते जाइए। वीडियो के साथ साथ आपको लर्न होता जाएगा। तो आज़ादी तो मिल गई थी हमें, लेकिन आज़ादी जब नहीं मिली थी, आज़ादी से पहले जितने भी लोग थे, जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जो भी हमारे लीडर्स थे, जो भी कांग्रेस पार्टी के लीडर्स थे, सभी, और हमारे जितने भी आम जनता थी, उन सभी लोगों में एक आम सहमति थी कि जब हम आज़ाद होंगे तो हमारा भारत देश कैसा होगा। क्योंकि प्लानिंग हम लोग कर रहे थे पहले से ही कि जब भी हमें आज़ादी मिलेगी तो हमारा भारत देश कैसा होना चाहिए, हमारे सपनों का देश कैसा होगा। तो ऑलमोस्ट 2 गोल्स ऐसे थे जिस पर सभी लोग एग्री थे कि यस, जब आज़ादी होगी तो ये 2 चीज़ें तो होनी ही चाहिए इंडिया के अंदर। सबसे पहला फर्स्ट गोल था रन आवर कंट्री थ्रू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, कि जब भी हमारा देश आज़ाद होगा तो हम एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अपने देश में लेकर आएंगे। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मीन्स जहाँ पर लोग अपना नेता, अपना प्रतिनिधि, अपना जो कैंडिडेट है वो खुद चुनेंगे कि हम पर कौन रूल करेगा। वो था डेमोक्रेटिक कंट्री, कि 18+ के जितने भी लोग हैं
जितने भी युवा लोग हैं वो सब वोट करेंगे, चाहे वो वुमेन है मेंस है, वो सभी जाकर वोट करेंगे और सबके वोट की जो वैल्यू है वो सेम रहेगी। सेकंड गोल था गवर्नमेंट विल बी रन फॉर द गुड ऑफ ऑल, कि जो भी सरकार बनेगी, जो भी हमारा लीडर होगा, जो भी नेता होगा, वो इस तरीके से काम करेगा कि उसमें वो सभी की भलाई के लिए काम करे, ना कि कुछ लोगों की भलाई के लिए। उसे इस तरीके से गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे कि पूरे देश की भलाई हो उसमें। तो ये दो गोल्स, ये दो उद्देश्य हमारे ऐसे थे जिस पर हम सब एग्री थे कि यस, आज़ादी के बाद ये दो चीज़ें हमें अपने देश के अंदर लानी ही लानी है हर हाल में। तो सब चीज़ें अच्छी चल रही थी, सब प्लानिंग था, सब ठीक था, लेकिन इन सभी चीज़ों में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमने फेस की। कब? जब हमारे ही देश का एक हिस्सा अलग हो गया और सेपरेट होकर वो एक अलग नेशन बन गया जिसका नाम था पाकिस्तान। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, 14-15 अगस्त 1947 मिडनाइट की जो मैं बात कर रही थी, तो 14 अगस्त को आज़ाद हुआ था पाकिस्तान। पाकिस्तान को सेपरेट किया गया था और वो एक अलग नेशन, एक अलग देश बना। और 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था इंडिया। 15 अगस्त को सेपरेट होकर दो देश बन गए थे। तो हमारे लिए जो हमारी प्लानिंग थी, जो चीज़ें हमने सोची हुई थी, प्री प्लान जो किया हुआ था, वो सब कुछ बहुत ही अचानक से सब कुछ बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि देश का बंटवारा हो गया था, पार्टीशन हो गया था इंडिया और पाकिस्तान का। और ऐसे में जो पार्टीशन हुआ था उसका जो बेसिस था वो थी हमारी पॉपुलेशन, कि जहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा होगी, मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, वो जो एरिया है वो पाकिस्तान उसको नाम दे दिया जाएगा। तो ऐसे में बहुत ही ज़्यादा एक चैलेंजिंग था ये हमारे लिए कि पहली बात तो 200 सालों के राज के बाद ब्रिटिशर्स का राज ख़त्म हुआ हमारे ऊपर। उसके बाद इतनी सारी चैलेंजेस हमारे सामने थे कि किस तरीके से हमें अपनी डेवलपमेंट करनी है, क्योंकि हमारे देश में पुअर भी थे, पॉवर्टी थी, गरीबी थी और लिटरेसी काफ़ी कम थी, इलिटरेसी बहुत ज़्यादा थी। तो और ऐसे में पार्टीशन हो जाना तो बहुत ही ज़्यादा ये चैलेंजिंग था, इसलिए इस चैप्टर का नाम है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो कुछ 3 चैलेंजेस ऐसे थे जो इंडिया ने उस टाइम पर फेस किए। इस चैप्टर में ये जो 3 चैलेंजेस की मैं बात कर रही हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है 3 चैलेंजेस का, और ये क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है कि कौन से 3 चैलेंजेस थे जो आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया ने फेस किए। तो आपको ये बिल्कुल टिप पर इसके जो पॉइंट्स है, जो हेडिंग्स है, वो याद कर लेनी है। कौन से 3 चैलेंजेस थे जो इंडिया ने फेस किए? सबसे पहला चैलेंज था टू शेप अ नेशन दैट वाज यूनाइटेड। नेक्स्ट सेकंड चैलेंज हमारा था एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी, एंड थर्ड था इंश्योर द डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ द एंटायर सोसाइटी। ये 3 चैलेंजेस ऐसे थे जो हमने फेस किए और हमने इन चैलेंजेस को बहुत अच्छे से ओवरकम भी किया। इन तीनों ही चैलेंजेस को डिटेल में मैं बताऊंगी और इसमें ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको मेंशन ही करना है वो भी आप नोट डाउन कर लेंगे। सबसे पहले तो हेडिंग है ये टू शेप अ नेशन दैट वाज यूनाइटेड, फिर एरो करके आपको जो पॉइंट्स इसमें मेंशन करने हैं वो लिखना है। ओके, बात करते हैं अपने जो हमारा फर्स्ट चैलेंज है टू शेप अ नेशन दैट वाज यूनाइटेड। इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। देखिए, जैसा आपको इसके नाम से पता चल रहा है, टू शेप अ नेशन दैट वाज यूनाइटेड, हम एक ऐसा राष्ट्र बनाना चाहते थे जो यूनाइट हो। यूनाइट मीन्स जिसमें एकता हो, जिसमें यूनिटी दिखे। तो ये चैलेंज क्यों था हमारे लिए? ये चैलेंज इसलिए था क्योंकि हमारे देश के अंदर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी। डाइवर्सिटी मीन्स विविधता। बहुत ही डिफरेंट लैंग्वेजेस को बोलने वाले लोग थे, जो कि डिफरेंट कल्चर को फॉलो करते थे, जिनके डिफरेंट रिलीजन थे, डिफरेंट उनके कस्टम्स थे, वो सब आपस में मिलते नहीं थे, मेल नहीं खाते थे। ऐसे में उन सबको ये एहसास कराना कि हम सभी इंडियंस हैं, हमारा चाहे कोई भी रिलीजन हो, कोई भी कल्चर हो, कोई भी कस्टम हो, कोई भी लैंग्वेज हो, लेकिन वी ऑल आर इंडियंस एट द एंड। तो ये चीज़ें उनको समझाना, उनको यूनाइट करना बड़ा ही एक चैलेंज था हमारे लिए, बहुत मुश्किल था। और ये हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज इसलिए भी बन गया क्योंकि हमारा पार्टीशन हो गया था। जब पार्टीशन हुआ तो हिंदू और मुस्लिम दो रिलीजन जो थे, जो धर्म थे, तो वो सेपरेट हुए थे। तो ऐसे में यूनाइट करना नेशन को एक बड़ा चैलेंज इसलिए बन गया। नेक्स्ट हमारा
सेकेंड चैलेंज हमारा था इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना एक चैलेंज इंडिया के लिए क्यों बन गया? क्योंकि सबसे बड़ी बात तो इंडिया एक बहुत बड़ा देश था, बहुत बड़ा देश है, पॉपुलेशन इंडिया की बहुत ज़्यादा है और साथ में डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा है, जैसा मैंने अभी फर्स्ट चैलेंज में बोला। तो ऐसे में सभी लोगों को डेमोक्रेसी के बारे में समझाना थोड़ा मुश्किल था। दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज ये इसलिए बना हमारे लिए क्योंकि हम डेमोक्रेसी को इम्प्लीमेंट कराना चाहते थे। हम चाहते थे कि ये सिर्फ़ कागज़ों तक ही लिमिटेड ना रहे, ये हमारे देश में इम्प्लीमेंट हो। हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना चाहते थे, हम इक्वालिटी चाहते थे, फंडामेंटल राइट्स चाहते थे कि हमारे देश में सब कुछ सिस्टमैटिक तरीके से हो। जो भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, सारी जो चीज़ें अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए, अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। चैलेंज ही हमारा ये था कि हम जो डेमोक्रेटिक कंट्री को डेवलप करेंगे वो अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमें अपनी डेमोक्रेसी को डेवलप करना चीज़ नहीं थी। तो इंडिया चाहता था कि हम डेमोक्रेसी की सिर्फ बात ना करें, हम डेमोक्रेसी लेकर आएँ अपने भारत देश के अंदर। और उस समय पर जितनी भी डेवलप कंट्रीज़ थी, पूरा वर्ल्ड था, उन वो सभी का यही मानना था कि इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी कभी नहीं आ सकती क्योंकि इंडिया इतनी बड़ा देश है और इतना मतलब डाइवर्सिटी है इंडिया के अंदर, डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं, वो कभी भी एक चीज़ को लेकर सहमत नहीं हो सकते। तो इंडिया ने इसको एक चैलेंज के रूप में लिया और इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और इसलिए आज पूरे वर्ल्ड में इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है। इंडिया ने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को अपनाया था, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी मीन्स जिसमें हम प्रतिनिधि अपना खुद चुनेंगे और ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पर बेस्ड था कि एक पार्लियामेंट होगी, 2 हाउसेस होंगे, इस तरीके से हमारा जो सिस्टम है वो रन होगा। नेक्स्ट हमारा चैलेंज है इंश्योर द डेवलपमेंट ऑफ द एंटायर सोसाइटी। इसमें था कि हमें अपना पूरा समाज सोसाइटी के डेवलपमेंट पर ध्यान दिया गया था। तो इसमें सबसे पहला था प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, मतलब कि हमें हमारा जो इक्वालिटी मतलब समानता पर हमने जोर दिया था, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। नेक्स्ट है स्पेशल प्रोटेक्शन टू सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप। हमारे जो कुछ ऐसे ग्रुप्स थे जो सोशली सामाजिक रूप से पिछड़ गए हैं, उन पर भी उनको भी एक स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी थी क्योंकि वही जैसा भी मैंने फर्स्ट में आपको एक्सप्लेन किया था, टू शेप अ नेशन दैट वाज यूनाइटेड। तो प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी उसी पर बेस है, चाहे आप किसी भी धर्म किसी भी लैंग्वेज को बोल रहे हो, लेकिन इंडिया की नज़रों में, गवर्नमेंट की नज़रों में, एक कानून की नज़रों में आप सब इक्वल रहेंगे, आप सब समान हैं और एक समानता की नज़रों से ही उन पूरे देश को देखना था और इसलिए जो सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स थे उनको स्पेशल प्रोटेक्शन दी जानी थी। तो ये हमारे लिए एक चैलेंज था। नेक्स्ट हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी हम लेकर आए। दूसरा हमने इफ़ेक्टिव पॉलिसीज़ लानी थी हमें देश के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, कुछ ऐसी नीतियाँ, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनानी थी जिससे हमारा देश का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो भी साथ साथ होनी चाहिए। नेक्स्ट हमने पॉवर्टी को ख़त्म करना था, रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी करना था और देश से गरीबी को हटाना सच में एक चैलेंज था उस टाइम पर भी और आज भी। आज के समय में भी एक चैलेंज और उस समय पर भी एक चैलेंज था जिसको हम आज तक पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये थे हमारे कुछ 3 चैलेंजेस जो इंडिया ने फेस किया आफ्टर इंडिपेंडेंस। आज की वीडियो मैं यहीं पर ही फिनिश करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और जो टॉपिक हमने आज डिस्कस किया वो समझ भी आ गया होगा। ये कुछ इस चैप्टर का कुछ मेन पार्ट था जिससे हमारे चैप्टर की स्टार्टिंग हुई है और आई होप आपको ये साथ के साथ लर्न भी हो गया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग और जो हमने स्पीच की बात करी थी नेहरू जी की, तो ये साथ के साथ आप याद कर लीजिए इन पॉइंट्स को और ये ज़रूर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो है वो जल्दी आपके सामने आएगी, जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड करूँगी। तब तक के लिए आप अपना सब ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़िए, अच्छे से मेहनत कीजिए और एक अच्छा स्कोर कीजिए, एक अच्छा स्कोर गेन करके 12th में एक अच्छी परसेंटेज के साथ पास होइए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।